सोहनपुर नाम के गांव में कविता और प्रीति नाम की दो सहेलियां रहती थीं। कविता और प्रीति दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। वे दोनों साथ साथ पार्क घूमने जाया करती थीं और ढेर सारी बातें किया करती थीं। कविता अपने माता और पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति बहुत ही बड़े घर में रहती थी और बहुत ही अमीर थी। कविता एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वहीं प्रीति एक बहुत ही लालची लड़की थी। फिर एक दिन कविता और प्रीति पार्क में बैठकर बातें कर रही थीं। प्रीति, तुम जानती हो हम लोगों के गांव के बाहर एक जंगल है ना। मैंने सुना है कि उस जंगल में जो कोई भी जाता है लौटकर दोबारा कभी भी नहीं आता है। हाँ कविता, ये बात तो मैंने भी सुनी है। कविता, क्या तुम वो जंगल मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी? हाँ प्रीति, ठीक है, चलो हम दोनों कल ही वो जंगल घूमने के लिए चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर कविता और प्रीति उस जंगल की तरफ चल देती हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों थोड़ी दूर जाती हैं, उन लोगों के सामने दो रास्ता दिखाई देता है। अरे प्रीति, यहाँ पर तो दो रास्ता है, हम लोग किस रास्ते से जाएंगे? कविता, मुझे नहीं पता है कि हम लोग किस रास्ते से जाएंगे। कविता और प्रीति ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर एक जादूगर आता है और उन दोनों से बोलता है, मेरे जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। तुम दोनों के सामने दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का और दूसरा बुराई का। तुम दोनों को उनमें से कोई एक रास्ता चुनना होगा। तुम्हें अच्छाई के रास्ते पर एक औरत मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान देगी। वो ज्ञान तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगे। उस ज्ञान से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और बुराई के रास्ते पर तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी जिसके पास बहुत सारा खजाना है। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें माला माल कर देगी। अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों को कौन से रास्ते पर जाना है? मुझे तो खजाना चाहिए। मैं खजाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं बुराई के रास्ते पर जाऊंगी और उस चुड़ैल से ढेर सारे खजाने लेकर घर आऊंगी। तुम बताओ कविता, तुम किस रास्ते पर जाओगी? मैं अच्छाई की रास्ता पर जाना पसंद करूंगी और मुझे बूढ़ी दादी की अच्छी अच्छी बातें सुननी है। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि ज्ञान से अनमोल कोई चीज नहीं होती है, इसलिए मैं सच्चाई के रास्ते पर जाना पसंद करूंगी। मुझे तो उस बुढ़िया की बकवास बातें नहीं सुननी है। मुझे तो ढेर सारी धन दौलत चाहिए जिससे मैं और भी अमीर बन जाऊंगी। फिर जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है और दोनों सहेलियाँ अपना अपना रास्ता चुन लेती हैं। कविता अच्छाई के रास्ते पर जाती है और प्रीति बुराई के रास्ते पर चली जाती है। कविता को थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है। कविता उस बूढ़ी दादी के पास जाती है। वो बूढ़ी दादी कविता को लेकर अपने घर जाती हैं और उसे ढेर सारी परियों की बातें बताने लगती हैं। दादी, क्या सच में परियां होती हैं? हाँ बेटा, सच में परियां होती हैं। इतना बोलने के बाद वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदल जाती हैं। दादी, क्या आप एक परी हैं? हाँ कविता, मैं एक परी हूँ और मैं सच्चे और अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे पास एक बुढ़िया के रूप में आई थी। वहीं दूसरी तरफ जब प्रीति बुराई के रास्ते पर चल रही थी, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। तुम कौन हो और तुम इस बुराई के रास्ते पर क्यों आई हो? लड़की, मैं एक चुड़ैल को ढूंढ रही हूँ जिसके पास ढेर सारे खजाने हैं। मुझे उस चुड़ैल के खजाने चाहिए। अच्छा, तो क्या तुम चुड़ैल को ढूंढ रही हो? इतना बोलकर वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उस चुड़ैल के एक हाथ टूटे हुए थे और वो चुड़ैल देखने में बहुत ही भयानक दिख रही थी। मुझे पता है लड़की कि तुम यहाँ पर खजाने के लिए आई हो। देखो लड़की, इस जमीन के अंदर ढेर सारे खजाने हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दे सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस पर साइन करना होगा। प्रीति खजाने की लालच में उस पर साइन कर देती है और उस चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी, अब मुझे मेरे खजाने दे दो, अब मुझे घर जाना है। प्रीति की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए प्रीति से बोलती है, लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें एक भी खजाना नहीं दूंगी।
अब चलो एग्रीमेंट के मुताबिक तुम मुझे अपना एक हाथ दे दो। इस एग्रीमेंट पर साफ साफ लिखा है कि तुम मुझे अपना एक हाथ दोगी और तुम बदले में कुछ भी नहीं लोगी। प्रीति खजाने की लालच में एग्रीमेंट पर बिना पढ़े ही साइन कर दिया था, लेकिन मैंने तो एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं था। तुम्हें इस एग्रीमेंट के बारे में मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था। खजाने की लालच देकर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है क्योंकि तुम एक लालची लड़की हो। तुम्हें एग्रीमेंट पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन तूने बिना एग्रीमेंट पढ़े ही लालच के चक्कर में साइन कर दिया। और वैसे भी अगर तू साइन नहीं करती तो मैं तुझे मार देती। लालची लड़की, तुझे यहाँ पर धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इतना बोलकर चुड़ैल प्रीति का एक हाथ काट कर अपने हाथ में लगा लेती है। अरे वाह, अब मेरे हाथ कितने अच्छे दिख रहे हैं। लालची लड़की, अब तुझे इस बुराई के रास्ते पर आने का सबक मिल चुका है। अब तो यहाँ से चुपचाप चली जा। फिर प्रीति रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ परी कविता को ढेर सारे गहने देती है। कविता उन गहनों को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। फिर कविता और प्रीति उसी जादुई रास्ते पर आ जाती हैं, जहाँ से उन दोनों ने चलना शुरू किया था। अच्छाई के रास्ते पर जाने की वजह से कविता के चेहरे में एक अलग ही चमक दिख रही थी। बुराई के रास्ते पर जाने की वजह से प्रीति अपना एक हाथ उस चुड़ैल को देकर बहुत ही बदसूरत दिख रही थी। इस तरह से कविता और प्रीति को अपने चुने हुए रास्ते का फल मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में आकर इंसान कुछ भी कर बैठता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सिया अपने माँ के साथ रहती थी। सिया के पिता नौकरी के तलाश में गए थे, लेकिन उनका कहीं भी पता नहीं चला। उनके घर से गए लगभग साल भर हो गए थे, लेकिन वो घर वापस लौट कर नहीं आए। मम्मी, पापा के गए बहुत दिन हो गए हैं। पापा घर वापस लौटकर कब आएंगे? मुझे क्या पता बेटा, तुम्हारे पापा कब आएंगे। तुम्हारे पापा नौकरी की तलाश में गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। माँ, अगर पापा होते तो मेरा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाते। माँ, तुम मेरा एडमिशन करवा दो, मुझे भी पढ़ने का बहुत मन करता है। सिया, तुम जानती हो ना, मैं बहुत कम पैसे कमाती हूँ। उतने में ही घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है, और तुम बोल रही हो एडमिशन करवाने के लिए। बेटा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। एडमिशन बुक और कॉपी खरीदने के लिए बहुत पैसे चाहिए बेटा। हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं। तुम जानती हो ना, फिर भी ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? जब तुम्हारे पापा थे तब कुछ और ही बात थी। माँ, तुम पापा को शहर में काम करने के लिए क्यों भेजी? पापा गांव में ही काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते, उससे तो हम लोगों का गुजारा हो जाता ना माँ। बेटा, मुझे क्या पता था कि तुम्हारे पापा घर वापस लौट कर नहीं आएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें काम पर भेजती ही नहीं। सिया, तुम ये सब सवाल मुझसे क्यों कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। सिया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। सिया के कमरे में एक खिड़की थी, उससे आसमान के सारे तारे दिखते थे। सिया जब उदास थी तब आसमान के तारे देख रही थी। सिया जब भी उदास होती तब वो आसमान में तारे देखा करती थी। तारे देखते देखते सिया रोने लगती है और वो बोलती है, भगवान ने हम लोगों को इतना गरीब क्यों बनाया है। काश मैं भी इन तारों की तरह खुली हवाओं में टिमटिमाती, कितना अच्छा होता, ना ही किसी चीज की चिंता होती। सिया जब उदास होकर बातें कर रही थी तभी वहाँ पर एक छोटा सा तारा आता है। सिया के खिड़की के बाहर एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा था। सिया की नजर जब उस छोटे से तारे पर जाती है तो सिया उससे बोलती है, तुम कौन हो? मैं आसमान से आया एक तारा हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तुम्हारे घर में तो बहुत गर्मी है, मैं आसमान में बहुत ठंड से ठिठुरता हूँ। तुम्हारे घर में मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आज से तुम मेरे पास रहो, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम मेरा दोस्त बन जाओ। अच्छा, तुम बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो?
मेरे पापा जब से नौकरी की तलाश में गए हैं अभी तक लौटकर घर नहीं आए हैं और मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं कि वो मेरा एडमिशन करवाएं। मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ सिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस तुम इसी बात के लिए इतना उदास थी। ये लो कुछ पैसे और तुम अपना एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाना। ठीक है जादुई तारे, अब से तुम यहीं पर रहो। सिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है जादुई तारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे पैसे से एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकती हूँ। फिर सिया उस जादुई तारे को एक कांच के शीशे में बंद करके रख देती है। फिर वो पैसों को लेकर अपनी माँ के पास जाती है। इतने पैसों को देखकर सिया की माँ बहुत ही खुश होती हैं और सिया से बोलती हैं, सिया बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर सिया उस जादुई तारे के बारे में पूरी बात अपनी माँ को बताती है। माँ तुम जानती हो वो जादुई तारा मुझसे ये भी बोला है कि तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है सिया बेटा, अब मैं इन पैसों से तुम्हारा एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिया की माँ सिया के साथ स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए जाती हैं। सिया की माँ जब सिया का एडमिशन करवा के लौट रही थी तब वो सिया के लिए बैग, कॉपी, पेंसिल और पेन खरीदती हैं। ये सब देखकर सिया भी बहुत ही खुश होती है और वो अपनी माँ के साथ घर आती है। घर आने के बाद सिया जल्दी से उस जादुई तारे के पास जाती है और उस जादुई तारे से बोलती है, जादुई तारे तुम जानते हो माँ ने मेरा बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब हम स्कूल से लौट रहे थे तब माँ ने मेरे लिए नए बैग, कॉपी, पेंसिल और पेन खरीदा। जादुई तारे आज मैं तुम्हारे वजह से बहुत ही खुश हूँ। सिया, मैं तुम्हारे जैसे दुखी लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। सिया, अब मैं आसमान में जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नन्हे तारे, अगर तुम आसमान में चले जाओगे तो मेरी मदद कौन करेगा और मेरे साथ कौन रहेगा? अगर तुम दिन में जाओगे तो पिघल जाओगे, अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम रात में चले जाना। सिया, तुम जाओ पढ़ाई करो। अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी कठिनाई हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। ठीक है नन्हे तारे, मुझे पढ़ाई में कोई भी कठिनाई होगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। इतना बोलकर सिया पढ़ने के लिए बैठ जाती है। सिया को पढ़ाई में कोई भी कठिनाई होती तो सिया नन्हे तारे से पूछ लेती थी। नन्हे तारे की वजह से सिया पढ़ने में बहुत ही तेज हो गई थी। अब सिया को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं आती थी। फिर अगले दिन सुबह होने पर सिया स्कूल जाती है। शाम को जब सिया स्कूल से घर वापस आती है तो वो जादुई तारे के पास जाती है और उससे बोलती है, जादुई तारे तुम जानते हो आज मैं स्कूल गई थी और टीचर ने जो भी पूछा मैं उसका सही सही जवाब दे दी। नन्हे तारे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। सिया, तुम यही चाहती थी ना कि मैं स्कूल जाऊं? अब तो तुम स्कूल भी जाने लगी हो। अब तुम्हारी समस्या हल हो गई है। अब मैं यहाँ से जाऊं? नन्हे तारे, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मम्मी दिन भर घर का ही काम करती हैं। घर पर पापा भी नहीं हैं कि मैं उनके साथ रहूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो तुम मुझे जाने दोगी ना? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सिया, ऐसा हो सकता है। अपने पापा के आने की बात सुनकर सिया बहुत ही खुश हो जाती है। सिया, तुम जाओ अपना होमवर्क कर लो। सिया होमवर्क करने के लिए बैठ जाती है। सिया जब होमवर्क कर रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, सिया बेटा सिया। सिया जाकर देखती है तो सिया देखती है कि उसके पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। अपने पिताजी को देखकर सिया बहुत ही खुश होती है। पापा आप कहाँ चले गए थे? तभी वहाँ पर सिया की माँ आती है। पापा मैंने आपको बहुत याद किया, आप कहाँ चले गए थे? सिया बेटा, जब मैं नौकरी के तलाश में जा रहा था तभी रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो गया जिससे मेरे सर पर चोट आ गई थी और मेरी याददाश्त चली गई थी। जब मेरा याददाश्त वापस आया तब मैं घर वापस आया हूँ। पापा आप फिर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, मैं अब कभी भी नहीं जाऊँगा। अब मैं गांव में ही काम करके अपना खर्चा चला लूँगा।
अपने पापा के घर आ जाने से सिया बहुत ही खुश होती है और जल्दी से उस जादुई तारे के पास जाती है। जादुई तारे, आज तो तुमने बहुत ही कमाल कर दिया। मेरे पापा घर वापस लौट कर आ गए हैं। सिया, तुम्हारा सारा काम हो गया है ना? अब मैं यहाँ से जाऊँ? लेकिन नन्हे तारे, तुम मुझसे मिलने यहाँ पर आओगे ना? सिया, जब तुम आंखें बंद करके मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना बोलकर वो नन्हा तारा आसमान में चला जाता है। अब सिया अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और इस चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।